नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और इस वीडियो में आपको सारे चीज़ मैं दिखाऊँगा कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहा है और कुछ कंपनीज के ऊपर तो यहाँ पे बाइंग ट्रेंड भी आ चुके हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज़ ए एजुकेशन पर्पस में। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में कि आपको बाय सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हमेशा मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में ही वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से ही काम करना, किसी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो कंपनीज़ के नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है एंजिल वन। देखिए, एंजिल वन एक ऐसी कंपनीज़ है, जिसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए, मैं थर्ड लार्जेस्ट जब बता रहा हूँ, आप शायद जब वीडियो देखेंगे शायद वो फोर्थ भी हो सकते हैं, फिफ्थ भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा इस सेक्टर में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए थर्ड पोजीशन में है, आपको बाद में शायद चेंजिंग हो देखने को मिल सकता है। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। स्टॉक ब्रोकिंग मतलब आप जिस ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके रखे हैं और उसके साथ आप काम करते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो सिर्फ कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी नहीं है, आप देखेंगे तो कंपनी किसके ऊपर काम कर, बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग के ऊपर, साथ ही साथ आप इंस्टीट्यूशनल जो ब्रोकिंग्स के ऊपर, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के ऊपर, डिपोजिटरी सर्विसेज के ऊपर, मतलब साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स भी कंपनी करते हैं, एनबीएफसी भी है, मतलब लोन भी देते हैं और उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर शामिल कर चुके हैं। देखिए, आज इस कंपनी का नाम एंजल वन देख रहे हैं। एक्चुअली इस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग को आज एंजल वन नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो अब एकदम सस्ते में देखने को मिला है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी शानदार है, कर्जा भी कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और हाथ में कैश भी 700 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो किस तरीके से हुआ, उसको दिखाने से पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी में सारे के सारे प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। तो कंपनी का डेप्थ पूरे के ऊपर रिड्यूस कर चुकी है कंपनी। कंपनी अच्छा खासा डिलीवरी प्रॉफिट भी करते हैं। कंपनी 5 साल में 52% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और साथ ही साथ कंपनी का जो आर ओ ई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो भी 3 साल में 44% के आसपास, सॉरी 44% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी के जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड जो है वो हेल्दी डिविडेंड है 32% के आसपास और रेटोस जो डे है वो 66 से बन चुके हैं 45। इसका मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा आते थे बिजनेस करने के बाद 66 डेज लग रहा था, तो वो कम होकर हो चुके हैं 45 डेज। तो इसका मतलब कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे देखने को चाहिए मुझे, मतलब ऑब्वियसली देखना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, प्रॉफिट को लगातार लगातार बढ़ाते चला गया। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते गया और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और इस हाईएस्ट प्रॉफिट होने के कारण कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज हो गया। अभी एक चीज आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा, कंपनी देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, सॉरी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स जो देखेंगे तो कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया और पहले 2 साल, मतलब पहले जो कर्जा लिया था कोविड के टाइम में, जो कर्जा कंपनी लिया था करीबन 700 करोड़ के आसपास, उस कर्जा कंपनी धीरे धीरे करके मिटा भी रहा है। तो इस बार कंपनी हाईएस्ट पेमेंट किया, कर्जा ना कोई भी नहीं लिया, मगर कंपनी जो प्रीवियस कर्जा ड्यू था उस ड्यू को कंपनी ने पेमेंट किया। तो एक प्लस पॉइंट्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे डेब्ट फ्री कंपनी बनाना है। तो डेब्ट फ्री कंपनी जो होगा उसमें एक हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि कर्जा ना रहे तो उस कंपनी के जितना प्रॉफिट आएगा उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एज ए प्रोमोटर उसके पास होल्डिंग कितना है, 38%। पहले 44% था। तो उस 44% जो स्टेक यहाँ पे प्रोमोटर ने कम किया, उसका फायदा किसने उठाया, एफआईएस ने 4% से होल्डिंग को बढ़ा के कर दिया 17%। डीएस ने 8% के होल्डिंग को बढ़ा करके हो दिया
कर दिया 10%। और पब्लिक के पास 42% का होल्डिंग्स था, जो बढ़ के हो चुके 34%। तो कंपनीज के सारे के सारे इन्वेस्टर खुद के ऊपर यहाँ पे बिलीव करना स्टार्ट किया। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको टेड मेंशन किया। यहाँ पे देखिए 2 बार शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और इस कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन भी कर दिया। तो मैं इस कैंडल के इस लेवल में एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा करीबन करीबन यहाँ पे जो टारगेट बन के आ रहा है 2348 के आसपास। क्योंकि इस टारगेट मैंने क्यों दिया, ये जो हेड का जो साइज है, इस हेड का साइज में यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो 41% का टारगेट यहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली मुझे 41 नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री लेवल यहाँ से होता तो 41 का मिलता। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे 30% भी टारगेट मिले वो भी बड़ी बात होगा। तो एक्चुअली कितना टारगेट मिलेगा एंट्री लेवल से, अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो 30% के आसपास। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 30% के आसपास टारगेट मिल सकता है। देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो 100% कोई भी गारंटी नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर आपने जितने सारे टारगेट दिया वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव हो गया, और इस तरीके से क्या जितने टारगेट हो आप देते हैं कि 100% सही है? बिल्कुल नहीं, 100% कोई भी सही नहीं होता। तो एक प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। प्रीवियस बैक टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के साथ-साथ मैं ट्रेड करता हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रीवियस डेटा के बारे में पता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक आप सभी जानते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। एक टाइम थर्ड लार्जेस्ट कंपनी कौन था? विप्रो था। मगर विप्रो को वो पीछे छोड़कर कंपनी अभी बन चुकी है कितना? थर्ड लार्जेस्ट कंपनी। तो एशियन टेक फोर्थ में था, और उसके बाद कंपनी आज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है, और वर्ल्ड में भी कंपनी का रैंकिंग है। टॉप 10 रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो एशियन टेक के ऊपर मैं बहुत बुलिश इसलिए हूँ, क्योंकि जब आईटी सेक्टर में ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में हर कंपनी से जितने सारे एम्प्लॉइज है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज को उसके मतलब जॉब से बाहर कर दिया गया। और उस टाइम में एशियल टेक, जहाँ जिस टाइम में टीसीएस भी हायरिंग बंद कर दिया दिया था, इन्फोसिस भी बंद कर दिया था, विप्रो भी बंद कर दिया था, उस टाइम में एशियल टेक ने भी हायर कंटिन्यू किया। इसका मतलब क्या है? खराब सिचुएशन में जो कंपनीज देखा जाए तो एज ए एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। वो कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जो फ्यूचर में जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब आईटी सेक्टर में आज बुलिश रन है, सॉरी बेरिश रन है, मतलब करेक्शन है, उस जब वो फिर से खड़ा होंगे तब इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करेगा। तो कितना खास है इस कंपनी, देखिए कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो भी बेस्ड है, कंपनी की इनकम भी शानदार है, जीरो डेप कंपनी है, हाथ में कैश भी बहुत तगड़ा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो मुझे ऐसे देखकर कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि हाँ आज आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इसका सेल्स कभी भी कम नहीं हुआ, कंटिन्यूसली सेल को देखिए मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। कंपनी देखिए लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ छोटा मोटा प्रॉफिट करेक्शन हुआ, मगर पिछले सालों के जो क्वार्टर्स था, क्वार्टर वन का जो रिजल्ट था उससे कंपेयर करूँ तो कंपनी इस बार प्रॉफिट को ज़्यादा किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यही बताते हैं कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ का, रिटर्न ऑफ इक्विटी का और परसेंटेज ऑफ रिटर्न का, तो आपको इतना शानदार सारे चीज़ आपको दिखा रहा है कि कंपनी में एक बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस कंपनी के ऊपर स्टडी आपको ज़रूर करना है, ज़रूर देखना है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और कभी कोई भी ट्रेड बने, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बने, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर ट्रेड लेता हूँ। तो मैं कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का रेशियोज देख लीजिए। रेशियोज थोड़ा सा इस बार ज़्यादा हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैं पहले बोल चुका आईटी सेक्टर में प्रेशर है, और ये सारे कंपनीज ग्लोबली मार्केट में खुद का जो आईटी सॉल्यूशन है, आईटी का जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज देते हैं। तो ग्लोबली मार्केट में जब रिसेशन चल रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसे देने में लेट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे टाइम तो लगते रहते हैं। तो बाद में ये सारे के सारे चीज़ रिकवरी हो जाएगा। एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रोमोटर हर किसी के पास हिस्सेदारी है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचे? जब कंपनी एवरेजली आपको 20% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, इस खराब टाइम में भी 20% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कौन माल बेचना चाहेंगे? तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक आपको लेवल्स मेंशन किया था। वो लेवल्स क्या था, बार-बार देखिए इस रेजिस्टेंस को वो बार-बार इस सपोर्ट को फेस किया था, और वो भी 200 डेज़ ईएमए को बीते बार टच किया,
उतने बार वो रजिस्टर लिया। तो मैंने एंटी कहाँ पे ले लिया, इस कैंडल के ऊपर एंटी ले लिया था। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो नहीं बना के दे पाया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा-सा बिज़ी था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना के दे पाया। क्योंकि यहाँ पे एंटी क्यों लिया मैं आपको बता दूँ। मैंने एंटी इसलिए लिया क्योंकि जब कोई नीचे साइड में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने, क्योंकि यहाँ से सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आने के बाद भी देखिए कितना जर्नी हुआ, क्योंकि वही लेवल्स को बार बार जब रिटेस्ट करके ऊपर जाते हैं, तो इसका मतलब वही लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाते हैं। और मैं एक रेंज के हिसाब से भी ट्रेड कर रहा था। आप अगर रेंज को देखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे कंपनी आया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे कंपनी आया, ऊपर गया, फिर से मैं यहाँ पे आया, तब ऊपर जाने के लिए जरूर तैयार होंगे। मैं ऐसे सोचकर ही एंट्री लिया। छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर मैं इस तरीके से टारगेट लेकर एंट्री ले लिया। दो कारण की वजह से एंट्री लिया। पहली बात, यहाँ पे एक सपोर्ट था। दूसरी बात, एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ। जब हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होता है, तब अच्छा खासा एंट्री लेवल मिलता है, और वो भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तभी। और उसके साथ साथ थर्ड मेरा मेरा जो डिसीजन था, वो इसलिए था क्योंकि 200 डेज ईएमए को वो तोड़ नहीं पा रहा था। तो इसका मतलब एक हायर चांसेस था वो ऊपर जाएगा। तो मैंने ट्रेड लिया और एंट्री भी अच्छा खासा मिला था और टारगेट भी अच्छा खासा मिला। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं लेवल नहीं है। जब एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक जापानीज कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो इसका जो कंपटीटर है, उस कंपटीटर के हिसाब से इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। एज ए मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, और ये एक जापानीज कंपनी है। और कंपनी में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इस कंपनी केमिकल सेक्टर के होने के नाते भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, आरओसी आरओई बेस्ड है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 66 के आसपास, और से करेक्शन होकर कंपनी जो कोविड का जो लेवल था, उस लेवल तक कंपनी टच किए थे। उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी हो रहा है। तो कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो करीबन करीबन 48 के आसपास है, और कंपनी का करंट जो एवरेज पी रेशियो है वो 41 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से काम कर रहा है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। अगर यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। करंट जो सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ वीकनेस दिखेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, और कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज करते चला जा रहा है। तो जब हर पैरामीटर पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई बात नहीं है। रिजर्व भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहे। एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था 2015 तक। उसके बाद कंपनी रिकवरी किया खुद को, और खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया। बोरिंग्स भी है, छोटा मोटा कर्जा है, कंपनी का रिजर्व भी है, और कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट CWIP दिखाया। कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में कंपनी का 71 रुपीज के आसपास देखने को मिला। सॉरी 71 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी खुद के प्रोसेसिंग में, काम में कुछ पैसा लगा के भी रखे हैं, जो प्रोसेसिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा कहाँ पे दिखेगा, दिखेगा फिक्स एसेट में। मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो 500 करोड़ तक बन जाएगा। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। जैसे एफएस ने बढ़ाया, डीएस के पास उतना ही होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास पहले से ही जितना होल्डिंग्स था, आज भी उतना होल्डिंग्स है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड मतलब एक लेवल्स मेंशन किया था कि कंपनी एक इस तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। एक रेंज के ऊपर कंपनी बार बार वो रिटेस्ट करके एक रेजिस्टेंस को वो फेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस किया, और फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया। तो मैंने एंट्री नहीं लिया। क्यों? मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर जाते तो मैं एंट्री नहीं लेता। मुझे इस कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल दिखे तब मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ तक का मतलब है 494 के आसपास। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, पेशेंट के साथ बने हुआ हूँ। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये एक देखा जाए तो एक मिसलेनियस कंपनी है। तो कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया, वो भी बोनस का। 23 अगस्त में कंपनी आपको 4:5 का, इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। आपके पास अगर 50 शेयर है तो आपके 40 शेयर आपको मिलेगा। तो बोनस और स्प्लिट के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो प्लीज रिसर्च करके काम करना। ब्लाइंडली बोनस के लिए निवेश मत करना। और ये जो सारे वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाया हूँ, वो मेरा खुद का एनालिसिस है। आपका एनालिसिस अगर सही में आपका
उस उसके ऊपर आपने स्टडी किया और उसके बाद काम करें तो ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता, मेरा सारे वीडियोज़ एज़ एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ रिसर्च करके काम करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।